हेलो फ्रेंड्स। जब हम टीवी या मोबाइल पर क्रिकेट देखते हो या यूट्यूब पर स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं तो म्यूचुअल फंड का ऐड बार बार आता है और सबका एक ही पंच लाइन होता है, म्यूचुअल फंड सही है। और मैंने थंबनेल में कहा है म्यूचुअल फंड सही नहीं है। इसके लिए मैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मुझे म्यूचुअल फंड को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी बातें समझ में आ जाएगी और सेकेंड लेयर ऑफ माइंडसेट भी डेवलप हो जाएगा। जब बार बार आपको एक ही ऐड दिखाया जाए तो वो आपके माइंड को प्रोवोक करती है। और म्यूचुअल फंड का ऐड भी ऐसा ही है। और आपके आसपास के फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन भी आपको कहेंगे एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, आपके ड्रीम्स को पूरा करने का ही एक अच्छा तरीका है, फ्यूचर के लिए अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात साफ है, जो भी चीज़ें वाकई सही होती है उसे इतना ऐड देकर न्यूज़ पर फैला कर नहीं बताया जाता है। म्यूचुअल फंड स्कीम लेने से सबसे ज़्यादा फायदा कैपिटलिस्ट को होती है, उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी को, और ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स को भी, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जगह अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी के शेयर खरीद ले तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी। कैसे, ये मैं बताता हूँ। जब इंडेक्स या स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो आपका नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी बढ़ जाता है और आपका पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखता है। और जब मार्केट गिरती है तब एनएवी कम हो जाती है और आपको लॉस शो करता है। लेकिन जब म्यूचुअल फंड के स्टॉक हम परचेज करते हैं तो म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट में हमारा शेयर होता है। तो अब इसके बिजनेस मॉडल को हम समझते हैं ज़्यादा क्लियर करने के लिए। म्यूचुअल फंड सर्विस देने वाली कंपनी है, तो इसका रॉ मटेरियल का वेरिएबल कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। बात रही फिक्स्ड कॉस्ट की, तो सॉफ्टवेयर है, आई मीन सॉफ्टवेयर कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है और ऑफिस मेंटेनेंस कॉस्ट है। लेकिन इसका रेवेन्यू मॉडल ऐसा है, जब नेट एसेट वैल्यू बढ़ती है तो रेवेन्यू बढ़ जाती है और कंपनी का फी भी बढ़ जाता है। और जब एनएवी कम होती है, जब मार्केट गिरती है, उस समय कंपनी का फी, कमीशन फी कम हो जाती है। दोनों ही केस में मार्केट बढ़े या गिरे, म्यूचुअल फंड कंपनी का रेवेन्यू पॉजिटिव में रहता है और प्रॉफिट भी पॉजिटिव में रहती है। भले ही प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन लॉस नहीं होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लॉस हो या प्रॉफिट, कमीशन तो देना ही पड़ता है। इसे हम एच डी एफ सी एम सी म्यूचुअल फंड कंपनी के केस में देखते हैं। तो हम स्कैनर डॉट इन में आते हैं और यहाँ पर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, एनुअल प्रॉफिट में। तो यहाँ पे मैंने पहले ही खोल कर रखा था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर कॉस्ट। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो लगभग फ्लैट है। कब मार्केट बढ़े या गिरे, लगभग लगभग एम्प्लॉय कॉस्ट होती है वो फ्लैट होती है। इस केस में अगर मार्केट बढ़ती है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी बढ़ती है, और जब मार्केट गिरती है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरती है, लेकिन यहाँ पर लॉस नहीं होता है। अगर हम इसमें क्वार्टरली प्रॉफिट्स में आए, जब मार्च में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ था, मार्च 2023 में, उस टाइम भी कंपनी के प्रॉफिट थे। यहाँ पर भी कंपनी को एज सच कोई लॉस नहीं हुआ था, लेकिन जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे उनका पोर्टफोलियो डाउन हो गया था। तो मार्केट जब बुरा हो तब भी म्यूचुअल फंड कंपनी को प्रॉफिट होती है, भले ही कम होती है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई उस टाइम तो स्टॉक के प्राइस भी गिरेंगे, आई मीन एच डी एफ सी के, आदित्य बिरला एएमसी के और निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के, सारे के जब स्टॉक गिरेंगे तब भी तो हमें लॉस होगी। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रहे, हम यहाँ पर ऑनर है, ना कि कंज्यूमर। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यही सारे स्टॉक बहुत तेज़ी से भागेंगे और इनसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड भी मिलेगी, क्योंकि इनका कोई भी कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, तो इनका डिविडेंड यील्ड भी बाकी कंपनी के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें एंट्री सिर्फ बाइंग जोन में करनी है, और बाइंग जोन में एंट्री कैसे करते हैं ये मैं आपको चार्ट पैटर्न एनालिसिस में अच्छे से बताया हूँ। हमें यहाँ पर हर महीने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है। यहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है, लेकिन इसका तरीका अलग है, मैं इसे डिटेल्स में बताऊँगा। ध्यान दीजिए, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा फायदा होता तो म्यूचुअल फंड खोला नहीं जाता, सारे लोग दूसरे के ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते, ना कि खुद का म्यूचुअल फंड खोलते। किसी भी टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, म्यूचुअल फंड के स्टॉक हमेशा ही म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर से ज़्यादा रिटर्न देगी, और ये कड़वा सच है। अब जिन्हें मार्केट में नहीं आना है तो वो म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में है लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते, वे स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। लेकिन उस तरह से नहीं जैसा हमें बताया जाता है कि हर एक मंथ एक लमसम अमाउंट डालना है या किसी फिक्स डेट में इतना डालना है। हमें ऐसा नहीं करनी है। हमें एसआईपी स्टॉक के पी रेशियो के हिसाब से करनी है। म्यूचुअल फंड कंपनी ग्रोइंग और नॉन साइक्लिक है, ऐसे में उसका 40 का पी होना जेन्युइन है। हम म्यूचुअल फंड के स्टॉक तब खरीदेंगे जब पी रेशियो 35 से नीचे हो, ना कि शेयर प्राइस कम हो। पी रेशियो ज़्यादा क्लियर होती है स्टॉक प्राइस के कंपेयर में। जब भी पी रेशियो कम हो तब हमें एसआईपी करनी है, मीन्स उस स्टॉक को थोड़ा थोड़ा बाई करनी है। म्यूचुअल फंड कंपनी में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। जब कभी मैं पर्टिकुलर कोई एएमसी कंपनी का डिटेल एनालिसिस करूंगा, तब सारी ग्रोथ स्कोप, बिजनेस मॉडल, हायर डिविडेंड यील्ड इत्यादि के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अब जिन लोगों के पास डीमेट अकाउंट है ही नहीं और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, तो म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, फिर उन्हें ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलेगी।
अब हम एक नज़र इंडिया के टॉप 3 म्यूचुअल फंड कंपनी के पी रेशियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी एएमसी के इसके पी रेशियो को देखते हैं। तो यहाँ पर जो पी रेशियो ये 42 है, तो एक कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसको अभी अवॉइड कर सकते हैं। जब इसकी पी रेशियो कम होगी तब हम करेंगे। इसकी पी रेशियो पहले कम थी, मैं इसे यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न में दिखाता हूँ। यहाँ पर 40 से नीचे यहाँ पर पी रेशियो लगभग 2 साल थी। इस बीच में हम यहाँ पे अगर इसमें एसआईपी करते तो इसका रिटर्न हमें बाद में मिलता। हम देख सकते हैं इसे, नवंबर 2021 में इसका शेयर प्राइस कितना था। नवंबर 2021 में यहाँ पे लगातार गिर रहे 2700 से लेके यहाँ तक। इस बीच में अगर हम यहाँ पर एसआईपी किए होते तो आज हमें रिटर्न बहुत ज़्यादा दिखता। तो हमें एसआईपी में हमें एसआईपी सिर्फ पी रेशियो देख के करनी है। अब मैं दूसरा कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो इसका जो पी रेशियो ये 27 है, ये 35 से कम है। तो आप इसमें हर मंथ एसआईपी कर सकते हैं। और तीसरा है वो है निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है और ये भी 35 से कम है इसका पी रेशियो, तो हमें भी इसमें एसआईपी कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हमें 1 या 2 स्टॉक में ही एसआईपी करनी है। ऐसा नहीं कि हमें सारे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है, फिर इतना ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगा पोर्टफोलियो कि फिर हमें जितनी रिटर्न मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। ये ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगी और ओवर हेजिंग हो जाएगी। ये दोनों ही केस सही नहीं है। तो जब हमें मार्केट में गिरावट में ही ये सब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसी टाइम एसआईपी करें तो ज़्यादा अच्छा है। और मार्केट कब गिरती है इसे बताने के लिए ज़रूरत नहीं, आपको आसपास के लोगों को देखने से ही पता चल जाएगा, उनके सेंटीमेंट देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। और जब ओवरऑल मार्केट गिरती है तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। किसी पार्टिकुलर स्टॉक में अगर ये गिरावट होती है तो ये कंसर्न की बात होती है। इन दोनों चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। एसआईपी का बेनिफिट हमें 5 से 7 साल दिखेगा और ये पेशेंस सबके पास नहीं होता, लेकिन जो मार्केट रोलर कोस्टर के बीच होल्ड करके रख लिया वही वेल्दी बनेगा। थैंक यू।